दोस्तों, कार में पत्रकार एबीपी न्यूज की इस खास सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। एबीपी पॉडकास्ट में आज हमारे साथ जो जानी मानी शख्सियत हमारे साथ इस सफर में चल रही हैं, कार में पत्रकार में हमारी साथी बनी है, वो इतनी मशहूर हस्ती हैं कि उनका नाम जैसे मैं लूंगा आपके चेहरे पर खुशियां आ जाएंगी, आपके चेहरे पर गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि उनके कई कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको देखकर आपको गुस्सा भी आया होगा कि आखिरकार कोई आदमी इतना गंदा काम कैसे कर सकता है, इतना ट्रू काम, इतना रियल काम कैसे कर सकता है। गंदा इन द सेंस इतना उस रोल के अंदर समा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ गणेश गायतोंडे की, मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त, अपने खास नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की। नवाजुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार में पत्रकार हमारी इस विशेष सीरीज में। थैंक यू सुमित भाई, थैंक्स अ लॉट। नवाज भाई, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे सुनना चाहता हूं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद आज भी जानना चाहते हो। आप एक बहुत ही सहज सिंपल परिवार से हैं। आप मुजफ्फर नगर के बुढ़ाना गांव से आते हैं। आपका परिवार बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड का रहा है। अपने शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए ना, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। शुरुआती जीवन तो वैसे ही जैसे सबका था, एक गांव के होने के नाते वैसा ही मेरा भी था। और फार्मर लोग थे, हम लोग फार्मिंग करते थे। फिर पहली बार अपने खानदान में मैंने पढ़ाई करना शुरू की। उससे पहले कोई पढ़ा लिखा था नहीं, सब फार्मिंग करते थे। तो पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन हो गया, और ग्रेजुएशन के बाद रियलाइज हुआ कि क्या करना है अभी। तो बहुत सारे और जॉब किए, अलग अलग तरह के जॉब किए। फाइनली एक प्ले मैंने बड़ौदा में, चूंकि मैं चीफ केमिस्ट था वहाँ पे बड़ौदा में, तो वहाँ पे एक प्ले देखा मैंने, और वहाँ से मुझे लगन लग गई कि यही करना है। बट इतना हौसला नहीं था मेरे अंदर कि मैं स्टेज पे जाके बोल सकूं या कुछ भी, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कम बोलता था। तो एनीवे कैसे तैसे करके बैक स्टेज किया पहले, फिर धीरे धीरे एक डायलॉग मिला थिएटर में, फिर दो, कई साल 8 साल निकल गए उसमें। फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया, और उसके बाद मुंबई चला आया। वहाँ पे भी वही सिलसिला शुरू हुआ। एक सीन मिला, काफ़ी साल तक तो कुछ मिला ही नहीं था, बट फाइनली जब मिलना शुरू हुआ तो एक 40 सेकंड का सीन मिला। फिर एक सीन मिलते चले गए। तो एक सीन में मैंने आई थिंक गुजार दिए होंगे कोई 6-7 साल, 8 साल गुजार दिए। फिर उसके बाद 2 सीन लगा कि यार अब 2 सीन मिलने चाहिए, तो उसके लिए बैठा रहा। फिर फाइनली कई सालों के बाद आके 2 सीन मिलने शुरू हुए। और आई थिंक 2010 से मैन लीड में 2-3 फिल्में की, बट वो पब्लिकली इतने ज्यादा नहीं आई लोगों के सामने। जो फिर मैंने 2012 में मेरी 3 फिल्में आई, गैंग्स, तलाश और कहानी। तो उससे थोड़ा मतलब अच्छा खासा मैं आपको फिर रिवर्स पे ले जाता हूँ, रिवाइंड में, क्योंकि जब आप फिल्मों में आए और फिल्मों में आने के बाद के तो बहुत से किस्से, कहानियां, रोल्स के बारे में लोगों को पता है, लेकिन आपने एक लाइन कही बीच में कि आपने बहुत से काम किए नाटक करने के पहले, थिएटर करने के पहले। वो काम क्या क्या थे, जैसे क्या क्या किया आपने? हाँ, जैसे मैंने अभी बताया, एक तो मैं पेट्रोकेमिकल, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में किया था मैंने, तो मैं पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में बड़ौदा में चीफ केमिस्ट था, वो किया। और फिर दिल्ली आ गया उसके बाद छोड़ के। उसके साथ साथ क्योंकि थिएटर में पैसा वैसा होता नहीं है, तो साथ साथ पैसा भी कमाना जरूरी था, तो मैंने वॉचमैन का भी काम किया नोएडा में। तब तो नोएडा बहुत ही रेतीला जंगल सा था एक तरह से, इतना ज्यादा अच्छाई है। क्या आप वॉचमैन भी रहे हैं अपने जीवन में? हाँ, एक टॉयज फैक्ट्री थी नोएडा में, बहुत कम, 2 कुछ जगहों पे कुछ ऑफिसेज बने थे जी। ये टीवी न्यूज भी बाद में आए, बहुत बाद में आए। किस ईयर की बात उस दौरान आई थिंक, ये मैं आपको बता रहा हूँ 91 की बात बता रहा हूँ। नोएडा जंगल था। मैं नोएडा में पहली बार 96-97 था, तब मैं अच्छा टी न्यूज में काम करता था। और वाकई में फिल्म सिटी जो थी आज की तारीख में पूरी खुशनुमा फिल्म सिटी बनी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑफिस था, 2 ऑफिस थे, एक जू का और एक आफ्ट का, एशियन अकेडमी का। और आप जिस नोएडा की 92-93 में, तो वाकई में यहाँ पूरा जंगल ही रहा होगा, हम समझ सकते हैं। पूरा वैसे ही था। तो वैसा था जी। तो वो क्यों करना पड़ा आपको? पैसे के लिए वॉचमैन का काम? हाँ, पैसे के लिए, क्योंकि वो इजी जॉब था। मैंने कहीं रेलवे स्टेशन के पास, जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे मैं खड़ा हुआ टॉयलेट कर रहा था। तो वहाँ पे छोटे छोटे पोस्टर लगे हुए होते हैं, तो उसमें 300 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए,
इतने वॉचमैन चाहिए, वो नंबर मोबाइल नंबर भी लिखा होता, उसको कॉपी में नोट कर लिया मैंने और फिर उनको फोन किया। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई नोएडा में एक जगह है टॉयज फैक्ट्री है, वहां पे वॉचमैन की जरूरत। मैं ठीक है कर लो। तो मैं सुबह 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक वो काम करता था। उसके बाद जाके मैं फिर थिएटर की रिहर्सल करता था मंडी हाउस में आने के बाद। अरे वाह, क्या स्ट्रगल है नवाज भाई। मतलब मैं तो सुन और के पैसे के लिए सब था। हाँ बिल्कुल, पापी पेट का सवाल है। अब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि आदमी क्या क्या करता है। और सोना तभी चमकता है जब वो तपता है, जब वो इस तरीके से मुश्किलात से गुजरता है। और आज हमारे सामने अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा एक बड़ा कलाकार है, जिसको मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया के अगर 100 बड़े लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें नवाज साहब आपका नाम रहेगा। और नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं कि आप मेरे साथ शो में हैं, बट मुझे लगता है अगर मुझे वो मौका मिला तो उस लिस्ट में आप जरूर होंगे। लेकिन नवाज साहब, एक चीज बताइए, आप एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से थे, मुजफ्फरनगर में थे, बुढ़ाना में थे। अब जब आपने पिताजी को कहा, अपनी मम्मी को कहा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मैं ये पेट्रोकेमिकल वाली काम नहीं करूंगा बड़ौदा में और मैं एक्टिंग करूंगा, तब माँ बाप का वही रिएक्शन था जो एक सामान्य परिवार में होता है कि बिगड़ गया है लड़का और नहीं कर पाएगा और कहाँ जा रहा है तू, बर्बाद हो जाएगा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उतना ज्यादा उनको मालूम नहीं था। उनको ये भी पता नहीं था कि मैं जॉब करता हूँ, पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। उनको इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि पढ़े लिखे तो थे नहीं मदर और फादर। जो मैं करता था उनको भरोसा था कि जो ये करेगा बड़ा है घर में सबसे, तो एक उनको एहसास था इस बात का कि जो करेगा ठीक करेगा ये। तो इतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। अगर पढ़े लिखे होते फादर तो वो तब बोल सकते थे कि भाई ये ठीक होता है, ये जॉब गलत है, ये मत करो, वो मत करो, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, व्हाटएवर। उनको पता नहीं था, जो भी करेगा बट ठीक करना, ये था उनका। अब आपने कहा कि आपने वॉचमैन का काम किया टॉयज फैक्ट्री में। जब आपके साथियों को, जो आपके साथ उस वक्त पढ़ रहे होंगे, एक्टिंग सीख रहे होंगे, कंटेम्प्रेरीज जो होंगे, उनका क्या रिएक्शन होता था जान के कि ये लड़का दिन में फैक्ट्री में चौकीदारी करता है, शाम को आके एक्टिंग करने लगता है? क्या वो एक्सेप्ट करते थे आपको कि ये कड़ी मेहनत करने वाला बंदा है? क्योंकि वो भी करते थे। अच्छा। अभी मेरा जो एक साथी था उस दौरान, विजय राज, वो अकाउंटेंट था किसी उसमें कंपनी में। तो सारे कुछ ना कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ करते थे। तो ये था, इतना कोई ऑड नहीं माना जाता था उस वक्त। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया में किसी भी काम को, किसी भी जज्बे को छोटा नहीं मानना चाहिए, जब तक कि वो काम पेट पालने के लिए किया जा रहा है, अपनी अपनी जरूरत के लिए किया जा रहा है, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। हाँ। बिल्कुल। नवाज भाई, चलिए, अब आप मुजफ्फरनगर से निकले, बुढ़ाना से होते हुए, बड़ौदा होते हुए अब आप बॉलीवुड में आ गए हैं और अब आपने एक्टिंग शुरू कर दी है। 2010 का साल है आसपास। मेरे ख्याल से एक आमिर साहब के साथ एक फिल्म आई थी सरफरोश, उसमें आपका एक बहुत छोटा सा रोल था। और अगर मैं अब देखता हूं तो मैं पहचान जाता हूं मेरी तो नवाज है, वरना अगर मैंने उस टाइम जब फिल्म देखी थी तो मैं जानते नहीं था कि ये कौन है। क्या वो पहली फिल्म थी आपकी जो सामने आई? जी वो पहली फिल्म थी। कैसे मिली? और एक्चुअली वो मेरे किसी दोस्त को मिली थी, जो मेरा बैचमेट था दिल्ली से, निर्मल नाम था उसका। वो अचानक से गुम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया था वो। तो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए कि यार वो एक्टर पता नहीं कहाँ चला गया, आपने देखा क्या? मैंने, रहता तो मेरे साथ ही, बस 8 दिन से मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ उसको। तो फिर उन्होंने कहा चलो तुम दे दो उसका ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया जाके और मैं सेलेक्ट कर लिया उसमें। इसलिए इस वजह से वो मिली थी। कितने सिंपल है आप भाई, सलाम है आपको। और बड़ा होता भी बड़ी सी कहानी बता चुका होता कि मैंने इतने पापड़ बेले में इतने दिन तक स्टूडियो के बाहर बैठा रहा, तब जाके मेरी नजर पड़ी। सलाम है आपको नवाज भाई। लेकिन आमिर खान के साथ पहली फिल्म, वो कितनी देर का सीन था? कितनी देर आप आमिर खान के संपर्क में रहे? कुछ बता सकते हैं? याद है? एक्चुअली जब मुझे सीन मिला वो, तो मुझे जब डायलॉग मिले तो मैंने पूछा असिस्टेंट से कि भाई ये जो दूसरे के डायलॉग ये कौन कर रहा है? क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि ये वाले जो कैरेक्टर है शायद आमिर खान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपको क्या मतलब, अपने डायलॉग याद करो। मैंने फिर भी थोड़ा सा बता दो, अगर बड़ा कोई हस्ती है तो। नहीं हम नहीं बताते, आप करो। और जब मैंने रट लिए डायलॉग को और फिर जब रेडी हुआ वो शॉट, तो देखा सामने आमिर खान खड़े हुए हैं। तो मैंने जितने डायलॉग याद किए तो सब भूल गया मैं, दादा पापा हो गया।
तो वो लेकिन वो नर्वसनेस जो थी वो कैरेक्टर के काम आ गई। अरे तो हाँ, तो इस तरीके से वो किया। और तब इतनी ज्यादा बात नहीं हुई उनसे, आमिर साहब से, तो लेकिन उनके प्रोडक्शन की एक फिल्म थी पीपी लाइव, उसमें था मैं, उसमें अच्छा प्रोमिनेंट रोल था। उसके बाद जब तलाश की मैंने, तब मैंने आमिर साहब को बताया कि मैं आपके साथ उस फिल्म में था, सरफरोश में था। तो कौन सा रोल किया था आपने? ये छोटा सा 40 सेकंड का रोल था। तो ही वाज सो हैप्पी एट द टाइम, एंड उन्होंने शूटिंग पूरी रोक दी और सबको बताया कि नवाज तो मेरे साथ उसमें था। तो इस तरह का इंसिडेंट हुआ। तो आपको याद है वो डायलॉग क्या था, सरफरोश वाला 40 सेकंड वाला, रिपीट कर सकते हैं? वो ये था, नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं कुछ नहीं जानता। वही टिपिकल जो डायलॉग होते हैं वो। मैं जिन जिन लोगों ने सरफरोश नहीं देखी उनको बता दूं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक छोटे मोटे गैंगस्टर थे और आमिर खान पुलिस वाले हैं। आमिर खान इंट्रोगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और वहां नवाज से कुछ निकलवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। अब कट टू नवाज साहब, नवाज रिपीट करिए वो सीन। वो तो, अरे साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इस मुल्क में रहता ही नहीं, मैं तो दूसरे मुल्क में रहता है साहब, मैं तो ऐसे ही आया था, मैं तो चोर हूं। इस तरह की बहुत ही खराब सी एक्टिंग की थी मैंने, बट क्या करें, वैसा ही। अब क्योंकि हम फिल्मों में आ चुके हैं नवाज साहब, तो अब तलाश की बात करते हैं। मेरे ख्याल से तलाश फिल्म से पहली पहचान मिली आपको अच्छे से कि नवाजुद्दीन है ये, और आपके हाँ, तलाश एक्चुअली 2012 में मेरी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, तलाश एंड कहानी, विद्या बालन जो सुजय घोष ने डायरेक्ट की थी, और गैंग्स ऑफ वासेपुर, एंड में गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उन 3 2012 में ही लोगों को पता चल गया था कि जैसे एक डायलॉग है गणेश गायतोंडे का, भाई कला में भाई आयला है, भाई कला में भाई आयला है, भाई आयला है। तो पता चल गया था सबको। अनुराग कश्यप के साथ आपकी ट्यूनिंग काफी अच्छी रही है, और जो जो काम आप दोनों ने साथ में किया है, चाहे वो अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेके और सीक्रेट गेम्स तक, मेरे ख्याल से आपकी प्रतिभा को तराशने में, बाहर लाने में अनुराग कश्यप का भी काफी अहम रोल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। उनको एक स्ट्रगल के दौरान भी एक थोड़ा सा था, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था मुझे लेके, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते थे, वो भी कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा हमारे से बेटर पोजीशन में थे। तो उनको बीच बीच में अगर मिल जाते थे उनको, तो वो हमारी हालत देखते थे कि बहुत पसीने आ रहे हैं, वो घूमते रहते हैं ये चारों तरफ, तो वो कभी किसी शॉप में कोका कोला पिला देते थे हमें, ताकि थोड़ा ठीक रहे इनका टेम्परेचर वगैरह। तो इस तरह का एक थोड़ा सा रहता था उस वक्त भी। मैं हूँ, चाहे राजपाल हो, विजय हो, ये सब जितने भी उस वक्त पे एक्टर थे हम लोग, तो सबके प्रति एक थोड़ा सा वो सॉफ्ट कॉर्नर उनका रहता था एक्टिंग के लिए। सजेस्ट भी करते थे कि राम गोपाल वर्मा के पास जाओ, तुम्हारे जैसे फेसिस जो है ना वहाँ पे, वहीं पे खप सकते हैं, बाकी तो कहीं नहीं आपको काम वाम मिलेगा। तो इस तरह के चंद डायरेक्टर, सुधीर मिश्रा, केतन मेहता, श्याम बेनेगल, इस तरह के डायरेक्टर जो आपको काम दे सकते हैं, इस तरह का वो सजेशन देते थे। बिल्कुल, एक मतलब वो थी ना जो हमारे पत्रकारिता में कहा जाता है कि ये ग्लॉसी मैगजीन नहीं है, ये ऐसी मैगजीन है जो कड़वी सच्चाई दिखाती है। तो आप लोगों के वो चेहरे हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे आसपास के हैं। और मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था नवाज भाई, क्योंकि आपने स्ट्रगल किया, आपने साधारण परिवार से आके पूरी जो कहानी बताई, 8-9 साल लगे आपको, लोगों ने जब पहचानना शुरू किया बॉलीवुड में आने के बाद। आपने कभी सोचा, कभी इस 8-9 साल में लगा कि गलत रास्ते पर आ गया हूँ, मैं तो एक्टर लगता ही नहीं हूँ, यहाँ तो बड़े बड़े चमकदार हीरो का ज़माना है, मुझे वापस लौट जाना चाहिए यूपी? कभी ऐसा लगा आपको? अब बहुत बार लगा, मैं सच बताऊं तो बहुत बार लगा कि यार वापस चले जाओ, कुछ हो तो रहा नहीं, बट वापस जा नहीं सकते थे, क्योंकि जिन लोगों के सामने जाते वो लोग पहले ही बोल चुके थे हमें कि यार कुछ नहीं होगा तुम लोगों का, तुम क्यों जा रहे हो, शक्लें देखी तुमने अपनी शीशे में अपनी? तो हाँ यार, मैंने शक्लें तो खराब है, बट देखते हैं, तुक्का मार के देखते हैं क्या हो सकता है। तो शर्म के मारे रुक जाते थे। तो फिर ये भी हो गया था यार, जो भी छोटे मोटे कैरेक्टर मिलेंगे वही करते रहेंगे और उसी में लाइफ निकाल लेंगे। कोई बहुत बड़े सपने थे नहीं हम लोगों के। हाँ, थोड़ा सा जो कभी कभी
डाउन आता था या डिप्रेशन आता था वो सर्वाइवल के लिए आता था। जब बात खाने की आती थी कि थोड़ा इतना खाना मिल जाए कि अंधेरी से बैंड्रा तक पैदल चले जाएं, इतनी ताकत होनी चाहिए अपने शरीर में, तो वहां थोड़ा सा डाउन हो जाते थे। अदरवाइज सबका वही हाल था, सब एक्टर का। अब तो बहुत कुछ हो गया, अब तो मतलब OTT पे या इतने सारी फिल्में बनती हैं। मुझे तो याद है कि जैसे जी या सोनी इस वक्त पे थे हमारे टाइम में, जब हम 91 में, तो हमारे प्लेज को शूट करके ले जाते थे वो। जी जी। तो एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ इतना ही होता था, क्या तो न्यूज होती थी या बहुत सारे प्लेज थे मेरे मनोज वाजपेयी के हमारे, तो वो ZTV शूट करने आता था उसको और शूट करके वो 2 घंटे का, इस तरह के मतलब चैनल्स थे, 4-5 चैनल थे। बिल्कुल। अब कभी उस स्ट्रगल के दौरान पहली बात तो बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा तीखा सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं, ये इसलिए आपसे खुलकर बातचीत कर रहा हूँ ताकि जो लोग इस पॉडकास्ट में हजारों लाखों लोग सुनेंगे इसको आने वाले वक्त में, उनको एहसास हो कि आदमी को मेहनत का रास्ता और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। उनको मोटिवेट करने के उद्देश्य से मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आपके रंग रूप को लेके, आपके आपके पर्सनैलिटी को लेके, क्या कभी किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने आपको उल्टे शब्द कहे, अपशब्द कहे कि तेरे बस की नहीं है, लौट जा, तू क्या समझता है, तू एक्टिंग करेगा, ऐसा जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कई बार, क्या आप गुजरे हैं उस दौर से? नहीं, मतलब उल्टे शब्द तो नहीं गए, इतने हार्ड जो लफ्ज हैं वो तो नहीं गए, बट इनडायरेक्टली वही होता था, कहने का एक तरीका था उनका कि यार हीरो मटेरियल नहीं है आप। तो हीरो मटेरियल क्या होता है, तो वो समझने में काफ़ी टाइम लगा। हाँ, जिस तरह की आप बात बोल रहे हैं कि ये तो एक्चुअली मेरे घर से शुरू हो गया था। मुझे याद है कि भाई मैं जब दिल्ली में हम लोग थिएटर के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो मैं अपनी एक रिलेटिव थी, आपा थी हमारे, उनके घर पे मैं खाना खा रहा था। तो वो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा एक्टर बनूंगा। तो उन्होंने पहले मेरी तरफ 1 मिनट तक देखा, चूल्हे में रोटी बना रही थी, वो रोटी भी जल गई मेरी तरफ देखते देखते। तो उनको यकीन नहीं हुआ कि ये आदमी मतलब क्या सोच रहा है, ये पागल हो गया क्या। तो मेरी मदर भी रूम में थी, उनसे जाके बोला कि तेरा जो बेटा है, देख हर माँ को अपना बेटा बहुत खूबसूरत लगता है, मैं ये नहीं कि तेरा बेटा खूबसूरत नहीं है, लेकिन बदसूरत भी नहीं है, तो मतलब तेरा बेटा बदसूरत नहीं है, खूबसूरत भी नहीं है, तो तेरा बेटा के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, हीरो बनना चाहता है, वो तो एक्टर बनना चाहता है, तो उसको समझाओ, उसको, वो बर्बाद हो जाएगा। कभी शक्ल देखी उसने? तो इस तरह के चीजें घर से सुनने को मिल गई थी, लेकिन इंडस्ट्री में किसी ने डायरेक्ट नहीं बोला ये चीज। आप तैयार थे ये सब सुनने के लिए? हाँ, मैं ऑलरेडी तैयार, मैं बचपन से तैयार था। फिर ये इतना बड़ा कदम कि नहीं, मैं इसको कहते हैं जुनून, इसको कहते हैं पागलपन, अपनी धुन को लेके, अपने पैशन को लेके। और आज शायद इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा इतना बड़ा एक्टर इस देश को मिल पाया है। नवाज भाई, एक चीज़ बताइए, हम बहुत सुनते हैं, मैं तो खैर हम तो थोड़ी देर टीवी पे आते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं और चले जाते हैं, डिबेट्स करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये शब्द मैंने बहुत सुना है अपने इस 20-25 साल के जीवन में, पॉलिटिकल रिपोर्टर के जीवन में, कि एक्टर्स जो होते हैं वो मेथड एक्टर्स होते हैं, वो बाकायदा लोगों के बीच रहते हैं जाके उस तरह का रोल करने के लिए, उस तरह की भाषा सीखने के लिए, उस तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए। क्या जब आप रमन राघव करते हैं या गैंग्स ऑफ वासेपुर करते हैं, तो ये जो विलेन है, ये जो समाज के बुरे लोग हैं, उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं आप? क्योंकि आप वहां तो जाके रह नहीं सकते हैं, उनसे तो आप सीख नहीं सकते हैं, वो कहां से आता है? एक तो क्या होता है कि लाइक जैसे आपने कहा कि मेथड एक्टिंग काइंड ऑफ प्रोसेस है, एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको अप्लाई करके आप उस माइंडसेट में जा सकते हैं, और हर चीज आप ही के अंदर होती है। ये कहना कि किसी को देख के क्या अपने को डिस्कवर करना पड़ता है, अपने को टैप करना पड़ता है। बहुत सारे इंसान आपके अंदर रहते हैं, एक अच्छा इंसान भी रहता है, एक बुरा इंसान भी रहता है, औरत भी रहती है, मर्द भी रहता है, बच्चा भी रहता है आपके अंदर, कहीं ना कहीं उसको डिस्कवर करना पड़ता है। ये मेथड एक्टिंग का एक प्रोसेस है। अगर नहीं जा सकते तो इमेजिनेशन है आपके पास, उसके आसपास के लोग देख लीजिए। और मुझे हमेशा, जैसे आपने बताया ना, मुझे कभी भी ये आइडियलिस्टिक कैरेक्टर जो होते हैं ना, वो कभी भाते नहीं। मुझे वो कैरेक्टर भाते हैं जिनके अंदर कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, वो इंसानियत के काफी करीब होते हैं।
ये कहना कि कोई एक इंसान बिल्कुल अच्छा है, ये ऐसा इंसान मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा, या कि ये कहना कि इंसान बिल्कुल ही खराब है, ऐसा भी इंसान मैंने नहीं देखा कभी। तो आसपास ही होते हैं, सोसाइटी में हर जगह घूम रहे होते हैं, कोई वाइट कॉलर में होता है, ये होता है। ऑब्जर्वेंट होना पड़ता है, सोसाइटी में जी आसपास बिल्कुल लोग हैं, बिल्कुल। उनको बहुत ही करीने से देखना समझना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। उससे आप काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। अच्छी टिप है, जो तमाम नए यंगस्टर हैं जो एक्टिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, वो शायद आपकी इस बात से सीखेंगे और समझेंगे भी कि किस तरीके से उस रास्ते पर, सो कॉल्ड मेथड एक्टिंग जिसको कहते हैं, उस रास्ते पर चला जा सकता है। नवाज भाई, अब ये बताइए, कभी मन नहीं किया कि मैं शाहरुख खान की तरह, आमिर खान की तरह मेरी भी इमेज हो, कि मैं एक बहुत ही सुपर डुपर हीरो हूँ, मेरे पीछे लड़कियां फैंस भाग रही हैं, मैं गाने गाऊं, पेड़ के चक्कर काटूं? अब तो आपने कई ऐसी फिल्में कर ली हैं, लेकिन वही आपकी भूमिका बन जाए। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो शुरू से हमारा इरादा था वही कि जो कैरेक्टर्स हैं उनकी ऑनेस्टी को दिखाना हमें, वो कितना ऑनेस्ट हो सकता। कैमरा मेरे लिए एक तरह का इम्तिहान होता है कि अगर कैमरा मेरे सामने है तो जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसकी ऑनेस्टी, मैं कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ, वो मुझे एक चांस मिलता है, ऊपर वाला मुझे एक चांस देता है कि मैं कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ उस कैरेक्टर को लेके। यही सीखा, वही कर रहे हैं। शुरू से कभी मेरे दिमाग में, फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरे दिमाग में कभी नहीं आया ये चीज़, क्योंकि हजारों तरह का तरीका है करने का, काम करने का। मुझे बॉलीवुड के हीरो ने कभी प्रभावित नहीं किया। मुझे मजा आता है, ऐसे नहीं कि मुझे मजा नहीं आता, मुझे देखने में मजा आता है, बट मेरा अपना सोच है, मेरा अपना थॉट है कि मैं एक्टिंग को किस तरीके से परसीव कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके लिए अलग अलग थॉट है एक्टिंग को लेके, कोई हीरो बनता है, कोई कुछ बनता है। मेरा मानना है, मैं सोचता हूँ कि मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आई वांट टू एक्सप्लोर द डिफरेंट साइकी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वो प्रोसेस जहां हम इंसान की साइकी को एक्सप्लोर करते हैं, छोटे छोटे रीजंस पता चलते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ ये आदमी। आपकी तो उसमें मजा आता है। पिछले 5-6 मिनट की अपनी जो बातचीत है, जब आप ह्यूमन साइकी की बात कर रहे हैं, इंसान के अंदर तरह तरह के इंसान रहते हैं, ये सब जो बातें आप रिपीट कर रहे हैं नवाज भाई, मुझे एक फिल्म, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत फिल्में देखता हूँ, शौक है मेरा फिल्म देखना। एक फिल्म बहुत पहले देखी थी संजीव कुमार साहब की, जिसमें उन्होंने 9 कैरेक्टर किए थे। नया दिन नई रात, या मैं नाम भूल रहा हूँ उस फिल्म का। उन्होंने नया दिन नहीं रहा था। 9 के 9 जो अपने वो होते हैं रंग जीवन में, उसको उतारने की कोशिश की थी। आप कुछ चाहेंगे ऐसा कुछ करना, कोई ऐसा कैरेक्टर करना, कोई या आपका पसंदीदा रोल? नहीं, अगर जैसे आपने ये बताया 9 रोल करना चाहता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं 9 रोल तो करूंगा, लेकिन मैं गेटअप चेंज नहीं करूंगा थिएटर अनटिल अनलेस उसके लिए अगर बहुत जरूरी चीज ना हो, बहुत ही लेस मेकअप में मैं 9 रोल करने की कोशिश करूंगा, ट्राई कर सकता हूँ, बट इट्स अ चैलेंज एक्चुअली। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप थिएटर से आए, आप कर भी सकते हैं। और मैंने देखा है कई बार एलएसडी में जो प्लेज होते हैं अपने दिल्ली वगैरह में, जी जी जी, मैंने कई एक्टर्स को देखा है कि कोई मेकअप नहीं है, कुछ नहीं है, और तरह तरह के कैरेक्टर में आदमी घूम जाता है। एक रोल कर लिया, दूसरा रोल कर लिया, तीसरा रोल कर लिया, और वो समझ में आता है कि कई बार कहानी की जरूरत होती है, कई बार बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन हैट्स ऑफ, ये थिएटर का आदमी ही कर सकता है। और शायद इसीलिए अनुराग कश्यप जैसे लोग आप लोगों को मदद करते हैं, आपके लिए हमदर्दी का हाथ आपके सर पे रखते हैं। अभी आपने लेटेस्ट सीक्रेट गेम्स की बात कर रहा हूँ, गणेश गायतोंडे की बात कर रहा हूँ। गणेश गायतोंडे को अपनाना, उस किरदार को निभाना आपके हिसाब से आसान हो गया था, क्योंकि अब आप एक्टिंग जान चुके हैं, अब आपकी पहचान बन चुकी है, अब आपको देखने पब्लिक जाती है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के नाम पर लोग ओटीटी के, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, या ये मुश्किल था कि यार लोग बाग जान गए मुझे, इसलिए और अच्छा करना है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है? आई थिंक कैरेक्टर करते हुए सब चीजें बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी पड़ती है, इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग मुझे जान चुके हैं, मैं जो भी करूंगा लोगों को पसंद आएगा, या जिम्मेदारी बढ़ा लेना अपने ऊपर, तो प्रेशर में आ जाना वाली बात होती है।
और आई थिंक मुझे लगता है कि जैसा आपने गणेश गायतोंडे का नाम लिया, तो वाकई बहुत डिफिकल्ट कैरेक्टर था, क्योंकि सी मैंने उसको कभी भी गैंगस्टर समझ के रोल नहीं किया उसका। वो एक इंसान है, उसका जो बचपना था वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था, अच्छा नहीं, डैमेज था। तो वो उस इंसान की साइकी कैसे होगी, वो क्या थॉट बने हैं उसके, जैसे टीनेजर में रहा होगा, तो ये सब इमेजिनेशन करना पड़ता है, एक वर्ल्ड बनाना पड़ता है उसका। सामने से देखने वाला बंदा बोल सकता है कि गैंगस्टर है, बट वो खुद को कभी गैंगस्टर नहीं बोल सकता। वो उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और जो वो कर रहा था ऑफ कोर्स सोसाइटी के हिसाब से कुछ चीजें गलत भी थी, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी थी उनकी। जैसे जब वो उसके गैंग में आके बोलता है कि भाई मुझे सपोर्ट करो, एक नेता आके बोलता है मुझे सपोर्ट करो, तो बोलता है मैं इस बेस पे सपोर्ट नहीं करूंगा कि कम्युनिटी के या धर्म के को लेके मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मठ में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई सब हैं, तो ये सब चीजों पे मैं बिलीव नहीं करता हूँ। एक खास बात, ये बहुत अच्छी बात मुझे गणेश गायतोंडे की लगती थी। तो कहते हैं ना कि गैंगस्टर में भी इस तरह की बात थी, उसूलों वाला गैंगस्टर। उसूलों वाला गैंगस्टर। अभी अभी नवाज भाई, कुछ दिन महीने पहले की बात है, मैंने आपको आपके कुछ पोस्ट देखे सोशल मीडिया पे। आप शायद अपने घर आए हुए थे, आप खेतों में थे, खेती कर रहे थे। वो क्या था? फिल्म थी, शूट था, क्या था? नहीं कोई पीआर था? आपको लगा वो शूट? नहीं, एक्चुअली वो मैं अपने गांव, हमारे तो दादा परदादा खेती करते आए, तो भाई अभी भाई करते हैं वहां पे, छोटे भाई। तो मैंने भी किया, काफी टाइम तक किया, खेती करता रहा मैं। तो गया था, तो थोड़ा एक दिन चला गया तो काफी, मैं 1 महीना रहा अपने गांव में। तो कोई शूट वूट नहीं था वो। वो रियली में था। ये आप जब खेती करते रहे, आप समझते हैं खेती, क्योंकि आजकल किसानों का मुद्दा छाया हुआ है, किसानों के साथ जातियां हो रही देश में, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लगता है? मैं तो, हम शुरू से खेती करते आए हैं और किसानों का दुख दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। नवाज भाई, एक चीज बताइए, ओटीटी के प्लेटफॉर्म्स के आने से जो छोटे शहरों के लोग हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके लिए ओटीटी का आना, चाहे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा मददगार साबित हुआ है और कितना अच्छा इससे टैलेंट बाहर आएगा, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा टैलेंट सामने आ रहा है, जो अगर मैं, बहुत सारे मेरे सीनियर एक्टर्स भी थे जो एनएसडी के ट्रेंड थे, वो वापस दिल्ली जा चुके थे ओटीटी के आने से वापस से, और वो थिएटर कर रहे थे। ओटीटी के आने से वो सारे ग्रेट एक्टर्स थे, वापस से फिर से रिवाइव हो गए। तो ओटीटी एक ऐसा बहुत ही डेमोक्रेट प्लेटफॉर्म है, जितनी व्यूवरशिप है उसमें आप सुपरस्टार की पिक्चर रिलीज कर दीजिए और एक एक्टर की रिलीज कर दीजिए, तो उस व्यूवरशिप की वजह से लोगों को जो पसंद आएगा वो देखेंगे, जो एंगेज करने की ताकत है जिस प्रोग्राम में, वो देख रहे हैं। तो बहुत बड़ा चेंज भी है, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्टर्स और एक्टर्स आ रहे हैं। बट यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जब सिनेमा थिएटर खुले तो वही जो प्लेटफॉर्म हमें ओटीटी ने दिया, वही प्लेटफॉर्म, उसी तरह का जो डेमोक्रेटिक पाथ जो है वो हमें थिएटर में भी मिले, उन एक्टर्स को, उन डायरेक्टर्स को। तो एक्चुअल तब पता चलेगा कि स्टार पावर किसकी ज्यादा है। बिल्कुल। अब ये बताइए, ओटीटी पर ये इस वक्त खूब बहस चल रही है देश में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को सेंसरशिप के दायरे में लाना चाहिए। इसमें अभद्रता है, इसमें गाली गलौज है, इसमें न्यूडिटी है, इसमें घर में बैठकर बच्चों के साथ देखने में दिक्कतें आती हैं। आपको लगता है कि ओटीटी पर सेंसरशिप जरूरी है, या होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? आई थिंक उसमें सर्टिफिकेशन की जरूरत हो सकती है, बट सेंसरशिप तो आई थिंक फिर उसकी वजह से बहुत सारे जो रियल किरदार हैं, रियल स्टोरीज हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनका गाना। हाँ, इतना भी, ये भी बात है कि अगर सेंसेशन क्रिएट करने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं उसका, तो वो गलत है। सिर्फ सेंसेशनल बनाने के लिए प्रोग्राम को, वो ठीक नहीं है। कुछ आसान सवाल लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि पब्लिक को बहुत पसंद आते हैं। आपकी अपनी खुद की फेवरेट फिल्म जिसमें आपने काम किया हो, फिल्म या सीरीज, कुछ भी? मेरी फेवरेट फिल्म एक्चुअली इतनी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। जैसे मेरी फेवरेट फिल्म थी फोटोग्राफ, वो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। और मेरे जो फेवरेट काम है
अक्सर लोगों को पसंद नहीं आती। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट, जो अक्सर अमूमन चलन नहीं होता मार्केट में, जिन परफॉर्मेंसेस का या जिन फिल्मों का, उस तरह की मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तभी तो आप नवाज हैं कि आप अलग हैं। वरना आप सुमित नहीं हो जाते अगर आपको सब मार्केट की चीजें पसंद आती तो। नहीं नहीं, आप अपनी जगह पे कमाल हैं सर। नवाज जी, एक चीज बताइए, आपका फेवरेट एक्टर कौन रहा है? मेरे फेवरेट बहुत सारे रहे हैं, कोई एक नहीं है। अगर मैं लिस्ट लूँ तो बहुत सारे हैं, लाइक जैसे एंथनी हॉपकिन, डेंजल वॉशिंगटन है, मैथ्यू मैककनरी है, रिकार्डो डेरिन एक अर्जेंटीनियन एक्टर है, और दिलीप साहब हैं, नसीर साहब हैं, मनोज वाजपेयी हैं। आप इंटरनेशनल सिनेमा लगता है खूब देखते हैं, और सिर्फ मैंने हॉलीवुड लॉकडाउन में सिर्फ वही देखा है। यूरोपियन ज्यादा देखता हूँ मैं। यूरोपियन ज्यादा देखते हैं। कौन सी यूरोपियन में भी किस तरह की फिल्में आपको ज्यादा पसंद आती हैं? एक्चुअली मुझे हर तरह का जॉनर की फिल्म होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो होती है उनकी अपनी एक जो फिलॉसफी एंड में जो एक आप देख के जो एसेंस होता है फिल्म का, वो लाइफ के बहुत करीब होती है, और वो उससे कोई भी कनेक्ट कर सकता है, इस तरह की होती है। तो उस तरह की मुझे फिल्में बहुत पसंद आती हैं। रिसेंटली आपको उसके बाद देखा नहीं, गणेश कायतोंडे के बाद कुछ आने वाला है कि नहीं आने वाला है? कब, कितनी दिनों में? इसके बाद मेरी OTT पे, नेटफ्लिक्स पे 2 फिल्में आई, रात अकेली है और सीरियस मैन, जो लोगों ने बहुत पसंद की। रात अकेली जी, अभी आने वाली फिल्मों में मेरी अभी शुरू करेंगे शूटिंग। एक संगीन फिल्म है जो हम मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा ठीक हो गया तो लंदन में शुरू करने वाले हैं 1 आध हफ्ते में। ओके। अब आपको लगता है कि जब कोविड का ये समय खत्म होगा और जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी, सिनेमा हॉल, मॉल्स खुलेंगे, पब्लिक आएगी, या पब्लिक अब घर में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए OTT पर देखना ही फिल्में पसंद करेगी? अभी मैं कह नहीं सकता कि क्या जब सिनेमा हॉल खुलेंगे, जब भी उस वक्त क्या माहौल होगा, लेकिन लोग कोशिश तो करेंगे, जो स्पेशली जो सुपर स्टार्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से, क्योंकि OTT पे तो वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी बड़ी फिल्में होती हैं, लार्जर देन लाइफ होती हैं। तो वो लोग कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि ऑडियंस कितनी आ पाती है। तो ऑडियंस को मूवी थिएटर तक खींचने के लिए क्या बड़े बजट की फिल्मों की आवश्यकता पड़ेगी? बाहुबली जैसा बजट हो, बाहुबली जैसा प्रोडक्शन हो जिसका? आई थिंक हाँ, बड़े बजट तो खींचता तो है, मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल खींचता तो है वो। बड़े बजट के लार्जर देन लाइफ फिल्में होती हैं, जैसे रियलिस्टिक फिल्में होती हैं, वो उसको इतना ज़्यादा मतलब ना तो स्क्रीन मिलती उनको, शोज थिएटर में शोज मिलते, लेकिन बड़े बजट की उनकी अपनी एक वो होती है, बड़ा बजट है, बड़ा पैसा खर्च करते हैं स्क्रीन के लिए, तो इसीलिए करते हैं ताकि ऑडियंस आए। तो उनमें तो आती है, चाहे वो हॉलीवुड की बड़े वो साइंस फिक्शन, ये वो इस तरह की फिल्में, तो मे भी शायद आए, ऑडियंस आएगी ऑफ कोर्स। नवाज जी, ये बताइए, ऐसा कोई एक्टर, को एक्टर, एक्ट्रेस जिसके साथ आपकी काम करने की तमन्ना है, डायरेक्टर अभी भी आपने काम नहीं किया है, करना चाहते हैं? देखिए, एक का तो नाम नहीं ले सकता हूँ, बहुत सारे हैं डायरेक्टर जिनके साथ काम करना चाहता हूँ। हैं? सबका ले लीजिए, हम सुनने को तैयार हैं। आप अभी एकदम तो दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे डायरेक्टर हैं, जैसे हंसल मेहता है, अनुभव सिन्हा है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, कबीर हैं, उनके साथ मैंने बजरंगी में भी किया है, ये बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं। कबीर खान तो ऑफ कोर्स आप, हाँ, कुछ नए डायरेक्टर्स हैं जो आ रहे हैं अभी, तो ये है। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने का मन है और अब तक नहीं हो पाया? आई थिंक मैंने जिन एक्टर्स के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया वो बहुत ही कमाल थे, कांट से राइट नाउ, बट जिनके से अब वो भी बहुत कमाल थे जिनके साथ किया, जिनमें चंदन राय सान्याल हैं, गुलशन देविया हैं, बहुत अच्छा एक्टर है, उनके साथ बड़ा मन करता है मेरा। तो राजेश तेलंग हैं, तो इस तरह के एक्टर्स के साथ काम करने का मन है। आपके हिसाब से आपका कंपटीशन किस एक्टर से है? अपने आप से मत बोलिएगा, किस एक्टर से आज के जमाने में? मेरा जवाब, मैं भी यही बोलता हूँ हर जगह। अगर मैं कंपटीशन करूं तो डेंजल वॉशिंगटन से करूंगा।
तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को लेके हमेशा जेलस फील होती है मुझे जब भी मैं कोई फिल्म देखता हूँ डेंजल वॉशिंगटन की। तो अगर मैं कंपटीशन करूंगा तो उससे करूंगा। वो कहते हैं ना, हमारे टाइम में नसीर साहब ब्रांडो बनने के लिए आए थे तो नसीरुद्दीन शाह बने। तो अगर कंपटीशन रखना है तो थोड़ा सही से रखें। आप डेंजल वॉशिंगटन बनेंगे। हमारी दुआएं आपके साथ है। किसी एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करने की इच्छा जिसके साथ नहीं काम किया हो, जिसको देखिए कि एक्टिंग हमारी सुधर जाएगी, बन जाएगी, मजा आएगा? अब जिनके साथ मन था वो उनकी एज हो चुकी है। तो क्या हो गया? एक वक्त पे था शबाना आजमी, ये वो इस तरह की एक्ट्रेस थी। स्मिता पाटिल थी। तो बट हाँ, कर तो सकते हैं, जब मौका मिलेगा उनके साथ करेंगे जरूर। मैं चाहूंगा कि आपकी इच्छा पूरी हो, किसी फिल्म में आप दोनों साथ में दिखाई दें। एक आखिरी सवाल नवाज भाई, एक आखिरी सवाल के आखिरी छोटा सा इशू है जिसको मैं पूछना चाहता हूँ, हर इंटरव्यू में पूछता हूँ। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा नहीं होता तो क्या आज आप किसी पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे होते, या कुछ और भी था आपके मन में? मैं सच बताऊं, अगर मेरे अंदर एक्टिंग का कीड़ा ना होता तो मैं ये भी ना काम कर पाता। मैं पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में भी मैं छोड़ छाड़ के कहीं मॉन्क वॉन्क बन जाता। मेरा शुरू से था ये प्लान, कहीं पहाड़ वहाड़ में बच जाता, ऐसा था मेरा शुरू से दिमाग में। तो इस तरह का था मेरा। तो बचपन से ही कीड़ा था, मतलब स्कूल से? नहीं, बहुत टाइम के बाद हुआ। अच्छा, ओके। हाँ। तो अब जब आप एक इतने बड़े नामी एक्टर बन गए हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स आपके साथ काम करना चाहते हैं, कईयों को तो मैं निजी तौर पर जानता हूँ। ये बताइए, अब जब घर जाते हैं और अपने परिवार वालों से मिलते हैं, तब उनको कैसा महसूस होता है? तब वो क्या कहते हैं आपको? उनको एक आध दिन तो वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बाद में वो कहते हैं ना औकात में ला देते हैं मुझे। घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, तो वो बोलते चल अभी बहुत हो गया तेरा। तो भाई कहला के भाई चल काम कर। Exactly. नहीं, नवाज भाई, हमारी बहुत सी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 2021 आपके लिए चमकदार रहे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि 2012 आपके लिए चमकदार था, उसका मूलांक 5 आ रहा है। 2021 का मूलांक 5 आ रहा है। अरे वाह। तो 12 और 21 में मैं एक सिमिलैरिटी ढूंढ रहा हूँ और भर भर के आपको दुआएं देते हैं मैं और मेरे साथ जितने फैंस इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। तो इस शानदार सफर में हमारे साथ चलने के लिए नवाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स अ लॉट, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। This is an ABP Life podcast.